सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम आईब्रीन बोर्ड की नोट्स को आधार बना रहे हैं। हाँ, ये नोट्स मुख्य रूप से एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हाँ, और इसमें अंग्रेजी व्याकरण के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों का संग्रह है, मतलब रूल 31 से लेकर 40 तक। बिल्कुल, लेकिन हम उस लॉजिकल आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे जो इन नियमों के पीछे काम करता है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। हम अक्सर वाक्यों में जो देखते हैं वो हमेशा वैसा होता नहीं है। जिस पहले छलावे की मैंने शुरुआत में बात की, जिसे ग्रामर की भाषा में डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। हाँ, रूल नंबर 31। बिल्कुल। चलिए वहीं से धागे खोलते हैं। देर से शुरू होने वाले वाक्यों में ऐसा क्या है जो हमारे दिमाग को धोखा देता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि देर का अपना कोई स्वतंत्र व्याकरणिक अस्तित्व नहीं है जब वे वाक्य की शुरुआत में आता है। अच्छा। हाँ, इसे लिंग्विस्टिक्स में एक्सप्लेटिव या डमी सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब यह वाक्य में केवल एक जगह घेरने का काम करता है। एक डमी की तरह। बिल्कुल, आप इसे किसी फिल्म के स्टैंड इन एक्टर की तरह देख सकते हैं। अरे वाह! असली स्टार यानी असली सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। तो जब हम कहते हैं there was a number of boys, तो हमारा दिमाग there को देखकर तुरंत एक वचन मतलब सिंगुलर क्रिया was लगा देता है। हाँ, जो कि गलती है, क्योंकि असली स्टार तो a number of boys है ना? जो कि बहुवचन यानी प्लूरल है। सटीक विश्लेषण। चूंकि असली सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ बॉयज बहुवचन है, इसलिए वर्ब भी उसी के अनुसार आनी चाहिए। सही वाक्य होगा देयर वर अ नंबर ऑफ बॉयज। अब समझी। परीक्षाओं में ये भ्रम इसलिए काम करता है क्योंकि हम बचपन से अंग्रेजी वाक्यों को बाएं से दाएं पढ़ने के आदी होते हैं। बिल्कुल, और पहले शब्द को ही कर्ता मान लेते हैं। हाँ। एक और उदाहरण देखें। There was little milk in the glass. यहाँ मिल्क तो एक अनकाउंटेबल नाउन है। बिल्कुल, न गिनी जा सकने वाली संज्ञा जो हमेशा एक वचन होती है। तो देयर की वजह से वर लगाना पूरी तरह गलत है। इसका सही रूप देयर वॉज लिटिल मिल्क होगा। यार ये तो वाकई एक ट्रैप है ना? तो अब चूंकि हमने इस बात पर चर्चा कर ली है कि कर्ता कैसे हमें धोखा देते हैं, तो चलिए उन शब्दों की ओर बढ़ते हैं जो चीजों की विशेषता बताते हैं, मतलब एडजेक्टिव्स। हाँ, नोट्स में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स मतलब रूल 32 का एक पूरा खंड है। शब्द जैसे इम्पॉसिबल, परफेक्ट, यूनिक, सर्कुलर, डेड या इटर्नल। हाँ, अंग्रेजी व्याकरण में कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, मतलब एब्सोल्यूट। आप उनमें कम या ज्यादा की डिग्री नहीं जोड़ सकते। उनके साथ मोर या मोस्ट लगाना तार्किक रूप से असंगत है। यहाँ मैं थोड़ा तर्क करना चाहूंगी। बताइए। रोजमर्रा की बातचीत में, फिल्मों में या दोस्तों के साथ गपशप करते हुए हम अक्सर कह देते हैं दैट इज द मोस्ट यूनिक आइडिया या शी इज द मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट। हाँ, लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं? मतलब अगर मैं अपनी एनालॉजी दूं तो ये वैसा ही है जैसे कोई कहे कि मेरे कमरे का बल्ब थोड़ा ज्यादा ऑन है। बिल्कुल। अगर कोई चीज यूनिक है तो वो 100% है। कोई थोड़ा सा मृत या अ लिटिल डेड कैसे हो सकता है? ये इसे देखने का एक बहुत ही मजेदार नजरिया है। लेकिन चलिए इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। ये सिर्फ ऑन या ऑफ होने की बात नहीं है। तो फिर क्या है? ये भाषा और गणित की सीमाओं के टकराने की बात है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो बोलचाल की भाषा और किताबी व्याकरण के उद्देश्य अलग-अलग होते हैं। अच्छा। असल जिंदगी में हम अपनी भावनाओं और अपने उत्साह को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए मोस्ट परफेक्ट कह देते हैं। हाँ, इम्पैक्ट डालने के लिए। बिल्कुल, वहां हम भाषा का इस्तेमाल एक मनोवैज्ञानिक औजार की तरह कर रहे हैं, सामने वाले पर प्रभाव डालने के लिए। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं का व्याकरण शुद्ध तर्क मतलब प्योर लॉजिक पर चलता है। मतलब परीक्षाओं में भावनाएं नहीं, ज्यामिति काम आती है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। अगर कोई वृत्त सर्कुलर है तो वो बस गोल है, वो मोर सर्कुलर नहीं हो सकता। हाँ, वो तो एक फैक्ट है। वो एक ज्यामितीय सत्य है। इसीलिए जब परीक्षक आपके सामने रवि इज अ मोर आइडियल पर्सन फॉर दिस जॉब जैसा वाक्य रखते हैं, तो वे हमारी भावनाओं को नहीं, तर्क को परख रहे होते हैं। हाँ, यहाँ से मोर को हटाकर सिर्फ एन आइडियल पर्सन करना ही एकमात्र तार्किक विकल्प है। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब निकला? इसका मतलब है कि जो चीजें पूर्ण हैं उन्हें मापा नहीं जा सकता। बिल्कुल। लेकिन चलिए अब उस दुनिया में छलांग लगाते हैं जहां चीजें बिखरी हुई हैं, जिन्हें मापा या गिना जा सकता है। रूल 33।
हाँ, जहाँ मात्रा यानी क्वांटिटी की बात आती है वहाँ नियम और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। सम और एनी के इस्तेमाल को ही ले लीजिए। ये दोनों ही कुछ मात्राएं संख्या दर्शाते हैं, लेकिन यार ये इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ व्याकरण सीधे तौर पर इंसान के इरादे से जुड़ जाता है, मतलब इंटेंट से। अच्छा, इरादे से कैसे? सामान्यतः एक साधारण सकारात्मक जानकारी देने के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं, जैसे वी हैव सम फ्रेंड्स हियर। हाँ, ये तो एक पॉजिटिव वाक्य हो गया। लेकिन जहां आपके इरादे में नकारात्मकता आती है, वहां एनी अपना रूप ले लेता है। आई डू नॉट हैव एनी बुक टू रीड। लेकिन यहाँ एक पेच है। सवालों के मामले में क्या होता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। अगर मैं बस कुछ पूछ रही हूँ तो वहां मैं सम लगाऊंगी या एनी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाता है। सवाल पूछते समय भी आपका इरादा ही तय करेगा कि क्या इस्तेमाल होगा। कैसे? जब आप कोई खुली जानकारी मांग रहे हैं, जहां उत्तर हाँ या ना कुछ भी हो सकता है, तो एनी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, जैसे आर देयर एनी गर्ल्स इन योर क्लास? बिल्कुल, यहां आप सिर्फ एक तथ्य जानना चाहते हैं। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम्म अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में हूँ और मुझे पानी चाहिए, हाँ, तो क्या मैं कहूंगी कैन आई हैव एनी वाटर? ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे मैं किसी रेगिस्तान में 3 दिन से भटकी हुई हूँ और मुझे कोई भी कैसा भी नाले का पानी भी चलेगा। बिल्कुल ठीक यही लॉजिक है ना? जब आपका सवाल वास्तव में एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, हाँ। जहां आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं या विनम्रता से कुछ मांग रहे हैं, तब आप सम का इस्तेमाल करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर? या कुड आई गेट सम हेल्प? एकदम सही। ये एक सामाजिक शिष्टाचार का व्याकरणिक रूप है। और परीक्षाओं में परीक्षक एक और जाल बिछाते हैं हार्डली, स्कैर्सली या बेयरली जैसे शब्दों के साथ। हाँ, मुझे याद है नोट्स में एक उदाहरण है, हाँ। दे हार्डली बिलीव इन एनीथिंग। यहाँ वाक्य में कहीं भी नॉट या नो नहीं लिखा है। दिखने में ये एक सकारात्मक वाक्य लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ पूरी तरह से नकारात्मक है। हार्डली का मतलब ही है मुश्किल से ही। मतलब नेगेटिविटी छुपी हुई है। बिल्कुल, ये शब्द अपने अंदर ही एक नकारात्मकता छुपाए हुए है, इसलिए इसके साथ समथिंग नहीं बल्कि एनीथिंग आएगा। परीक्षक सीधे नॉट लगाकर आपका काम आसान नहीं करेंगे, वे इस तरह के छद्म नकारात्मक शब्द इस्तेमाल करेंगे। आहा, ये तो सच में एक दिमागी कसरत है। और इसी तरह की एक और कसरत है रूल 44, पैरेलल कंपैरेटिव्स। हाँ, समानांतर तुलनाएं। जहां दो चीजें एक साथ बढ़ती या घटती हैं, जैसे एक तराजू के दो पलड़े हों। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जब दो घटनाएं एक दूसरे के समानांतर रूप में बदलती हैं, तो वाक्यों की संरचना को भी समानांतर होना पड़ता है। मतलब स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। हाँ, यहाँ दोनों तरफ द के साथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, जैसे द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। हाँ, और यहाँ अक्सर लोग बोलचाल में द कूलेस्ट कह देते हैं, जो ग्रामर के तराजू को असंतुलित कर देता है। बिल्कुल, आप जितना ऊंचे जा रहे हैं, तापमान भी उसी अनुपात में कम हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री आएगी। एक और उदाहरण, द मोर यू बर्न द मोर यू अर्न। क्या बात है! मतलब वाक्यों में समरूपता बनाए रखना बहुत जरूरी है। एकदम सही। और जब हम मात्रा और गिनती की बात कर ही रहे हैं, तो रूल 39 की बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, मच और मैनी वाला रूल। हाँ, ये परीक्षाओं का सबसे बड़ा हथियार है। सामान्य नियम तो बहुत सीधा है। मच आता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे मच ट्रैफिक इज ऑन द रोड। और मैनी आता है प्लूरल नाउन्स के साथ, जैसे मेनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड। लेकिन वो अपवाद। हाँ, वो अपवाद तो सच में दिमाग को चकरा देने वाला है। नोट्स में एक स्ट्रक्चर दिया है, मेनी अ या मेनी एन प्लस सिंगुलर नाउन अ सिंगुलर वर्ब। बिल्कुल। उदाहरण है, मेनी ए गर्ल हैज टेकन सिलेक्शन। ईमानदारी से कहूं तो ये मुझे शेक्सपियर के किसी पुराने नाटक का डायलॉग लगता है। मतलब हमारा दिमाग मैनी सुनते ही तुरंत बहुवचन मोड में चला जाता है। हम गर्ल की जगह गर्ल्स और हैज की जगह हैव ढूंढने लगते हैं। ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो हमें अंग्रेजी भाषा के इतिहास में जाना होगा। अच्छा, इतिहास में? हाँ, मेनी अ का प्रयोग पुरानी अंग्रेजी मतलब ओल्ड इंग्लिश से आया है। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये कैसे काम करता है? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी भीड़ है। मैनी पूरी भीड़ को एक साथ देखता है, इसलिए वो बहुवचन है। ठीक है। लेकिन मैनी अ उस भीड़ के हर एक व्यक्ति को अलग अलग एक एक करके संदर्भित करता है। अरे वाह,
मतलब इंडिविजुअली। बिल्कुल। अर्थ के नजरिए से ये बहुवचन ही है, लेकिन व्याकरणिक संरचना के अनुसार चूंकि इसके तुरंत बाद ए या एन आता है, तो आगे आने वाली संज्ञा और क्रिया दोनों को एक वचन होना पड़ता है। एकदम सही। दोनों को देखने का एक अलग नजरिया है। भीड़ को एक समूह के रूप में देखना बनाम भीड़ के हर चेहरे को अलग अलग देखना। बिल्कुल। तो अब मात्राओं और मापदंडों की इस दुनिया से बाहर निकलकर उस क्षेत्र में चलते हैं जहां असल एक्शन होता है, वर्ब्स यानी क्रियाएं। हाँ, रूल 35 कंफ्यूजिंग वर्ब्स। नोट्स में इसका एक लंबा सेक्शन है। कुछ क्रियाएं दिखने में बिल्कुल एक जैसी होती हैं, लेकिन उनका काम बिल्कुल अलग होता है। अंग्रेजी भाषा की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि उसने अलग अलग भाषाओं से शब्द उधार तो लिए, लेकिन कई बार उनकी स्पेलिंग एक जैसी हो गई। मैं इससे हमेशा इस तरह देखती थी कि ये जुड़वा शब्दों की तरह है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एनालॉजी यहाँ पूरी तरह फिट नहीं बैठती, क्योंकि ये सिर्फ शक्ल मिलने की बात नहीं है। ये बात है कि वे वाक्य में काम कैसे करते हैं। जैसे लाए और ले का झमेला, ये मुझे हमेशा फंसाते हैं। ये बहुत लोगों को फंसाते हैं। चलिए इसे एक फंक्शनल तरीके से समझते हैं। लिंग्विस्टिक्स में दो टर्म्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। हिंदी में सकर्मक और अकर्मक। हाँ, इसे ऐसे समझिए, लाए एक सेल्फ ड्राइविंग कार की तरह है। अच्छा। मतलब ये इंट्रांजिटिव है, इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, करता खुद वो काम करता है, लेटना या आराम करना। इसके रूप होते हैं लाए, ले, लेन। जैसे ही लाइज ऑन द बेड। और ले एक मैनुअल कार है जिसे चलाने के लिए आपको किसी बाहरी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। बिल्कुल। ले ट्रांजिटिव है, इसका मतलब है किसी चीज को रखना या बिछाना। आप खुद को ले नहीं कर सकते, आपको कोई किताब, कोई मेज या कोई चादर चाहिए जिसे आप ले कर सकें। अच्छा, तो इसके रूप क्या होंगे? इसके रूप हैं ले, लेड, लेड। उदाहरण के लिए ही लेड द बुक ऑन द टेबल। समझ गई। वो खुद लेट रहा है, मतलब सेल्फ ड्राइविंग मोड। हाँ, तो यहाँ ही वॉज लाइंग इन द सन सही होगा। अरे वाह, ये एनालॉजी दिमाग में बिल्कुल छप गई। और ऐसा ही कंफ्यूजन हैंग और हैंग के बीच भी है ना? बिल्कुल। एक का मतलब है फांसी लगाना, जिसका दूसरा और तीसरा रूप हैंग्ड होता है, और दूसरे का मतलब है कोई चीज लटकाना, जैसे खूंटी पर कोट, जिसका रूप हंग होता है। हाँ। अगर किसी ने गलती से कह दिया ही हैंग्ड हिज कोट ऑन द वॉल, तो इसका तकनीकी मतलब होगा कि उसने अपने कोट को बाकायदा फांसी की सजा दे दी। हाँ, भाषा में की गई एक छोटी सी गलती वाक्य के अर्थ को कितना हास्यास्पद बना सकती है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। एक और जोड़ा है फ्लाई और फ्लो। उड़ना और बहना। हाँ, पक्षी उड़ते हैं इसलिए फ्लाई, फ्लू, फ्लोन का इस्तेमाल होता है, लेकिन नदियां बहती हैं इसलिए फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। बहुत ही सूक्ष्म अंतर कंप्लेन और कंप्लेंट के बीच भी है। हाँ, ये भी बहुत आम गलती है। कंप्लेन एक वर्ब है, एक क्रिया, इसका मतलब है शिकायत करने की प्रक्रिया। और कंप्लेंट जिसके अंत में टी लगा है वो एक नाउन है, एक संज्ञा। मतलब जो शिकायत कागज पर लिखकर पुलिस स्टेशन में देते हैं वो कंप्लेंट होती है। बिल्कुल। ही कंप्लेंट टू द मैनेजर सही है, और ही फाइल्ड अ कंप्लेंट सही है। दोनों को आपस में बदलना एक गंभीर व्याकरणिक भूल है। तो एक्शंस की बात हो रही है, तो समय के उस आयाम को कैसे भूल सकते हैं जहां ये एक्शंस होते हैं? टेंसेस, मतलब रूल 38। हाँ, टेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच की लकीर बहुत बारीक होती है ना? बिल्कुल। समय को सटीकता से पिन डाउन करना ही अच्छे व्याकरण का लक्ष्य है। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें यह बताना हो कि भविष्य में किसी निश्चित घटना या समय से पहले कोई काम पूरी तरह खत्म हो चुका होगा। एक तरह का डेडलाइन तय करना। हाँ, बिल्कुल। जैसे रोहित विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर द मैनेजर स्कोल्ड्स हिम। यहां काम मैनेजर के डांटने से पहले ही पूरा हो चुका होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस? ये तब होता है जब हम भविष्य के किसी पॉइंट पर खड़े होकर पीछे देखते हैं कि कोई काम कितने समय से जारी है। अच्छा, जैसे नोट्स में एक उदाहरण है, संजीव सर विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 12 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि समय की एक अवधि दी गई है, फॉर 12 years। जब भी किसी काम के जारी रहने के साथ फॉर या सिंस लगकर समय आ जाए तो वो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। लेकिन छात्र अक्सर यहाँ क्या गलती करते हैं? छात्र अक्सर यहाँ सामान्य भविष्यकाल लगा देते हैं, जैसे विल बी टीचिंग लिख देते हैं, जो व्याकरण के लॉजिकल आर्किटेक्चर के खिलाफ है।
तो समय और कार्यों के इस जटिल जाल से बाहर निकलकर अब उस चीज पर आते हैं जिस पर असल में सारी दुनिया टिकी है, संज्ञाएं। नाउन्स, रूल 36 और 37। हाँ, चीजें, लोग और उनके नाम। रूल 36 अनियमित बहुवचनों की बात करता है। मैं नोट्स देख रही हूँ और यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के सामान्य एस या ईएस वाले नियम को बिल्कुल नहीं मानते। हाँ, अंग्रेजी भाषा को कई बार चोरों की भाषा या लैंग्वेज ऑफ थीव्स कहा जाता है, अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इसने दुनिया भर की भाषाओं से शब्द चुराए हैं। इसलिए इसके प्लूरल बनाने के नियम भी अलग-अलग जगहों से आए हैं। जैसे? शीप और डियर, इनके बहुवचन भी शीप और डियर ही रहते हैं। बिल्कुल। ये पुरानी अंग्रेजी और जर्मनिक भाषाओं का प्रभाव है, जहाँ जानवरों के झुंड को एक सामूहिक इकाई माना जाता था। आप टू शीप्स नहीं कह सकते। और फिर कुछ ऐसे शब्द हैं जो सीधे किसी साइंटिफिक लैब से निकले हुए लगते हैं। जैसे फिनोमेनन, ये एक वचन है और इसका बहुवचन फिनोमेना होता है। और अलमनस मतलब पूर्व छात्र, उसका बहुवचन अलुमनी होता है। हाँ, क्योंकि ये लैटिन और ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। अंग्रेजी ने इन शब्दों को तो अपनाया, लेकिन इनके मूल बहुवचन बनाने के नियमों को भी जस का तस रख लिया। अच्छा, तो इसलिए यूएस बदलकर आई बन जाता है और ऑन बदलकर ए बन जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन यार, यहाँ मेरा लॉजिक कभी-कभी फेल हो जाता है कंपाउंड नाउन में। मतलब जब 2-3 शब्दों को मिलाकर एक नाउन बनता है। हाँ, जैसे ब्रदर इन लॉ, इसका बहुवचन ब्रदर्स इन लॉ होता है, ब्रदर इन लॉज नहीं। चलिए, ये तो समझ आता है कि मुख्य व्यक्ति ब्रदर है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता, उसका बहुवचन कोड्स ऑफ कंडक्ट क्यों होता है? क्या ये इसलिए है क्योंकि असली बहुवचन नियमों का होता है, ना कि आचरण का? आपने बिल्कुल सही मैकेनिज्म पकड़ा है। कंपाउंड नाउन का लॉजिक ये है कि जो शब्द मूल भाव को दर्शाता है, रूट कॉन्सेप्ट को, हाँ, वही बहुवचन में बदलता है। कोड ऑफ कंडक्ट में आचरण तो एक ही है, एक कंपनी का या एक संस्था का। लेकिन उस आचरण को बनाए रखने के लिए जो नियम हैं, जो कोड्स हैं, वे कई सारे हैं। इसलिए हम कोड्स को बहुवचन बनाते हैं। और यही तार्किक कड़ाई हमें हाइफन वाले विशेषणों में भी देखने को मिलती है ना? रूल 37। हाँ, हाइफिनेटेड एडजेक्टिव्स। जब हम कहते हैं 2 10 रुपी नोट्स, तो हम रुपीज नहीं बोलते। ये एक बहुत ही सुंदर नियम है। यहाँ 10 रुपी एक विशेषण का काम कर रहा है। वो नोट्स की विशेषता बता रहा है कि वे नोट कैसे हैं। और अंग्रेजी व्याकरण में विशेषण का कभी बहुवचन नहीं बनाया जाता। अच्छा, जैसे हम ब्यूटीफुल गर्ल्स नहीं कहते, वैसे ही 10 रुपीज नोट्स भी नहीं कह सकते। 1000 रुपीज was spent। तब रुपीज कहना पूरी तरह सही है। और अगर बीच में ऑफ जुड़ जाए तो दोनों हिस्से बहुवचन हो जाते हैं, thousands of rupees या millions of girls। तो ऑफ यहाँ एक गुणक मतलब एक मल्टीप्लायर का काम करता है। एकदम सही। तो चलिए इस लंबी और विस्तृत चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, प्रेपोजिशंस। रूल 40। हाँ, ये बहुत खास है। नोट्स में कुछ विशिष्ट क्रियाओं की लिस्ट है जो हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेती हैं, जैसे सफर, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, एब्सटेन और एस्केप। बिल्कुल। और परीक्षाओं में अक्सर सफर विद फीवर या एस्केप आउट ऑफ प्रिजन लिख दिया जाता है, जो पूरी तरह गलत है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये शब्द हमेशा फ्रॉम ही क्यों लेते हैं? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात है इसके पीछे का अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट। फ्रॉम केवल एक रैंडम शब्द नहीं है। अच्छा। या अंतरिक्ष या स्पेस, और विचारों में अलगाव मतलब सेपरेशन या उत्पत्ति का प्रीपोजिशन है। इन सभी क्रियाओं सफर, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, एब्सटेन, एस्केप में एक साझा थीम है। वो क्या? किसी चीज से दूर जाना या दूर रखना। अब कड़ियां जुड़ रही हैं। हाँ, जब आप बुखार से पीड़ित होते हैं मतलब सफर फ्रॉम, तो बुखार वो मूल बिंदु है जहां से आपकी पीड़ा निकल रही है। बिल्कुल। जब आप किसी बुरी आदत से परहेज करते हैं, जैसे एब्सटेन फ्रॉम फास्ट फूड, तो आप खुद को उस आदत से दूर कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। जब आप जेल से भागते हैं, एस्केप फ्रॉम, तो आप उस जगह से दूरी बना रहे हैं। इसलिए यहाँ अलगाव को दर्शाने के लिए केवल फ्रॉम ही तार्किक रूप से सही बैठता है। तो